एक बार कंफर्म कर लेते हैं ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, डेट मैंने डाली दी है 17 मार्च 2025 आज की तारीख है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सेशन को, इस क्लास को। ठीक है। जहाँ तक है आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेरे को है ना, आप सभी लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है कंप्यूटर सब्जेक्ट की, है ना। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ना, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, और कितना वेटेज है, ये सब चीज़ मैं डिस्कस करूंगा आज की क्लास में। और आज की क्लास हमारी सबसे पहली फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे इंट्रोडक्शन क्लास, है ना। तो इंट्रोडक्शन क्लास में है ना, मैं आपको प्रॉपर पूरी सारी जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले तो इस बैच के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि कब हमारी क्लास होगी, किस टाइम पर होगी। उसके बाद है ना, थोड़ा बहुत मैं एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर लूँगा। वैसे तो एग्ज़ाम के बारे में और भी सारे टीचर्स ने डिस्कस कर ही लिया होगा, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता दूंगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमें पढ़ा रहा है उस टीचर का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। कुछ है ना, हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि अगर हमको एक बेहतर प्रैक्टिस करनी है तो किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे कि अगर हम अपने एग्ज़ाम में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो कौन कौन से वो चैप्टर्स या टॉपिक को पढ़ के जाएं जिससे हमारे फुल मार्क्स आ जाएं। और उसके बाद फिर लास्ट में आपके डाउट्स जो भी होंगे, बीच बीच में भी मैं डाउट लेता रहूँगा। तो ये पॉइंट्स है ना, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम इंट्रोडक्शन क्लास नाम दे रहे हैं। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। तो वंस अगेन नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, हम क्लास का नाम डाल देते हैं इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इंट्रोडक्शन क्लास को है ना, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। पूरी क्लास देखनी है आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन क्लास है तो आप इस क्लास को देख ही नहीं रहे और आगे क्लासेस में जब आप आओगे लाइव क्लास में तो आप वही बातें बार बार पूछें जो मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ। तो इनसे है ना टाइम वेस्ट होता है, सबका टाइम वेस्ट होता है, आपका भी और मेरा भी। तो जैसे ही है ना हमारा ये सिलेबस स्टार्ट होगा, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करेंगे, तब केवल और केवल डिस्कशन करेंगे टॉपिक के, चैप्टर्स के, प्रैक्टिस के, क्वेश्चंस के, सबके। बट जो जनरल डिस्कशन है ना वो नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल डिस्कशन आज इंट्रोडक्शन क्लास में ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर अगर हमें जनरल डिस्कशन कभी करना हुआ तो फिर आगे किसी क्लास में जनरल डिस्कशन नहीं करेंगे क्या। तो देखिए, एक काम करेंगे। वैसे आपकी क्लास है ना 1 घंटे की रहेगी, 1 आवर की क्लास रहेगी, है ना। तो 1 घंटे की क्लास में करीब करीब 55 मिनट हम क्लास में चैप्टर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और लास्ट के 5-7 मिनट में डेली दे दिया करूंगा, जिसमें आपको टॉपिक या चैप्टर से हटके जो पूछना है वो आप पूछ लेना। ठीक है ना। क्योंकि देखिए, मैंने बीते कई सालों में एक स्ट्रेटजी बनाई है जिससे ना तो मेरा टाइम वेस्ट होता है और ना ही स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है। और वो स्ट्रेटजी ये है कि जब क्लास का टाइम चल रहा हो, आपको 50-55 मिनट जो पढ़ने हैं, उतने टाइम में केवल टॉपिक से रिलेटेड बात डिस्कस करो बस, उससे हटके कोई बात नहीं। क्योंकि बात यह है कि उस जैसे ही है ना हम टॉपिक को छोड़कर कोई भी जनरल डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, उससे केवल एक बच्चे का फायदा होता है जिसने वो कमेंट किया है, जिसने वो डाउट पूछा है। बाकी और इस बैच में 9,999 जितने भी बच्चे हैं जो इस क्लास बैच में क्लास को लाइव देखेंगे या रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, उन्हें बस यही लगता है कि सर एक बच्चे के डाउट के चक्कर में 5-7 मिनट 10 मिनट यूं ही निकाल दिए, जिसका हमसे कोई मतलब नहीं है, जिसका हमारे जो उसका कमेंट था उससे हमें कोई लेना देना नहीं था, तब भी क्लास में ना 5-7 मिनट 10 मिनट यूं ही खराब कर दिए। तो वो मेरी आदत नहीं है ना। तो ये ध्यान रखिए कि हमारी जैसे ही नेक्स्ट क्लास शुरू होगी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, उसमें 50-55 मिनट की क्लास रखेंगे, केवल थ्योरेटिकल टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड डाउट होंगे तो पूछेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास के बीच में। पर टॉपिक से हटके अगर कुछ भी पूछना हो आपको तो क्लास के
लास्ट में 5-7 मिनट में डिस्कस कर लिया करेंगे। और वैसे तो सारे के सारे डाउट मैं आज की क्लास में डिस्कस कर ही लूँगा, ठीक है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले तो मैं आपके ना बैच के बारे में आपको बता दूं कि ये दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच है। और दिल्ली पुलिस के इस बैच से है ना, आप दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम है वो कवर कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो गया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर हो गया, AWA TPO, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे आप कवर कर सकते हैं। इवन ये जो एक पेपर है BSF का, है ना, BSF SCM का जो एक पेपर शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने भर भी रखा होगा, तो उसमें तो कंप्यूटर 20 मार्क्स का आना है, 20 नंबर का, है ना। तो वो भी एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। यानी मोटा मोटा आप ऐसे समझ लो कि पुलिस के रिगार्डिंग जितने भी एग्ज़ाम होने हैं और जिनमें कंप्यूटर आना है वो आप इस बैच से कर सकते हो, ठीक है। बट स्पेशली है ना, चूंकि दिल्ली पुलिस का बैच है तो मैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस लिख देता हूँ। बाकी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, है ना, AWA TPO हो गया, या BSF का एग्ज़ाम हो गया HCM वाला, या जैसे राजस्थान में भी है ना, राजस्थान पुलिस के फॉर्म जब निकलते हैं, वैकेंसी निकलती है, तो उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, लगभग 25 नंबर का कंप्यूटर आता है वहाँ पर। तो वो भी अगर किसी का एग्ज़ाम हो तो वो भी कवर कर सकता है। यानी कि पुलिस से संबंधित जो भी आपके एग्ज़ाम हो और जिसमें कंप्यूटर पूछा जाना है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। हर एक एग्ज़ाम नहीं, हर एक एग्ज़ाम नहीं, केवल पुलिस के एग्ज़ाम, केवल पुलिस के एग्ज़ाम, ठीक है जी। क्योंकि बात यह है ना कि हर एक एग्ज़ाम का अपना अलग अलग सिलेबस है। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चे ने लिखा है, विवेक श्रीवास्तव जी ने, सर UP PCL का TG2 एग्ज़ाम है तो उसमें कुछ और भी चीज़ें आती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें पूछते हैं, तो वो नहीं होगा यहाँ पर, है ना। किसी ने लिखा है, सर राज चौधरी ने लिखा है, सर रेलवेज का हो जाएगा। तो रेलवे का है ना एक बेसिक फंडामेंटल अगर आना है रेलवे के एग्ज़ाम में, है ना, जैसे रेलवे का टेक्निकल ग्रेड 1 वाला जो पेपर है उसमें और ज़्यादा चीज़ें पूछ रहे हैं वो लोग, तो वो नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया। सर CHSL में भी आती है कंप्यूटर, हाँ। CHSL वाला जो पेपर होता है SSC CHSL में, उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। और SSC CGL का जो पेपर होता है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, सभी एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर स्पेशल बैच होता है उससे हो जाएगा। बट चूंकि आपका दिल्ली पुलिस का बैच है तो मैं यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट कराऊंगा वो पुलिस के हिसाब से, दिल्ली पुलिस में जो पूछा जा रहा है 10-20 नंबर का, वो रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो जी, आपका जो बैच है दिल्ली पुलिस का, इस दिल्ली पुलिस वाले बैच में मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ाने की, ठीक है जी। तो ये कंप्यूटर सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसे पढ़ाने की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है आपके बैच में, दैट इज 7 बजे की, है ना। 7 बजे ये क्लास शुरू होगी, डेली लाइव क्लास, और 8 बजे ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। ये 1 घंटे की क्लास रहेगी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 50 to 55 मिनट, यानी कि 50 से लेकर 55 मिनट तो रखेंगे हम थ्योरी वाले कंप्लीटली, है ना। यानी कि आपको जो भी थ्योरिटिकल चीज़ों को मैं समझाऊंगा वो आप 50-55 मिनट में समझ लेना, ठीक है। इसके बाद 5 मिनट जो लास्ट के होंगे, 5 से लेकर 10 मिनट, ये डेली रख लिया करेंगे डाउट सेशन। मतलब कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप पूछ लो मेरे से, चाहे तो वो टॉपिक से रिलेटेड हो चाहे टॉपिक से हटके भी हो, तो भी क्लास के लास्ट में पूछ लीजिए, ठीक है ना। सर कितनी क्लासेस होंगी वो सब बताऊंगा, अभी चिंता मत कीजिए, सारी बातें बताऊंगा। अभी पहले मैं है ना ये सारी बातें बता दूं, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। देखो, तो टाइमिंग हमारी है ना 7 से 8 बजे की रहेगी डेली, और 50 से 55 मिनट की क्लास थ्योरेटिकल, और 5 से 10 मिनट डाउट सेशन। ये जो क्लासेस होंगी ना आपकी 7 से 8, ये क्लास मंडे टू फ्राइडे हुआ करेगी, यानी कि सोमवार से शुक्रवार। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। अब वो एक अलग बात है कि स्पेशली हमको है ना कुछ अलग से एक्स्ट्रा कंटेंट आपको देना हो, है ना, या कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो, तब सैटरडे को क्लास हो सकती है, वरना संडे तो हमेशा ही ऑफ रहता है। तो सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे है ना ये क्लास आपकी डेली होगी शाम को 7 से 8 बजे की, ठीक है।
अब अगला पॉइंट आता है क्लासेस का। देखो क्लासेस है ना आपको जो मिलेंगी वो लाइव क्लास मिलेगी, यानी कि जो टाइमिंग है ना ये लाइव क्लास का टाइमिंग है। अगर आप इस टाइम पर नहीं आ पाते हैं तो ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, फिर आप चाहें तो किसी भी समय इस क्लास को देख सकते हैं। जैसे 7 से 8 बजे आप नहीं आ पाए, कोई काम कर रहे हैं, तो ये क्लास आपको रात में 12 बजे देखनी है, 11 बजे देखनी है, 1 बजे देखनी है, जब आपको देखनी है, जितनी बार आपको देखनी है उतनी बार आप देख सकते हो। ठीक है। और इस बैच में है ना कोशिश की जाएगी, मेरे को अभी कंफर्म नहीं है कि वीओडी वाली क्लासेस इसमें डाली जानी है या नहीं, मैं पूरी कोशिश कर लूंगा, ठीक है, कि इसमें वीओडी वाली क्लासेस भी डलवा दी जाए। और वीओडी वाली जो क्लासेस होंगी वो क्लास इस बैच से जस्ट पीछे मैंने, यानी कि लास्ट बैच जो पढ़ा है दिल्ली पुलिस का, उसकी सारी क्लासेस मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा दूंगा, अगर रिकॉर्डेड का कॉन्सेप्ट है तो। ये मेरे को अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मेरी पहली क्लास है इस बैच में, तो मैं इसके बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी ले नहीं पाया मैनेजमेंट टीम से, तो इसके बारे में मेरे को कंफर्म नहीं है। अगर कंफर्म हो जाएगा तो क्लासेस डल जाएंगी, ठीक है। और अगर वीओडी क्लासेस डालने का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है इस बैच में तो नहीं डल पाएंगे, फिर लाइव क्लास चलेंगी, धीरे धीरे एक एक करके सारी लाइव क्लास खत्म हो जाएंगी। वैसे भी आपके एग्जाम की अभी डेट नहीं आई है, बट आने वाले समय में जल्दी ही आएगी, तब तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइव क्लास है इसको आप देखिए टाइम पर आके, और अगर नहीं देख पाते तो किसी भी समय अपने समय देखिए, और जितनी बार देखना है उतनी बार देख सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी। तो देखो भाई मैं आपको बता दूं, आपका जो सिलेबस दिया गया है ना, उस सिलेबस को बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, इसे ऐसे समझ लो कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इस सिलेबस को ऐसे मान लीजिए कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसको है ना हिंदी में कहा जाएगा कंप्यूटर का आधारभूत, यानी जिसको सिंपल भाषा में बेसिक कंप्यूटर भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल है यानी आधारभूत है, इसमें टोटल मिला के आप ये मान लीजिए करीब 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 25 क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है, यानी करीब करीब 25 क्लासेस तो आपकी होंगी ही होंगी। खैर 20 से 25 का मान के चलता हूँ, बट आप 25 क्लासेस मान लो कि 25 क्लासेस तो होंगी, जिसमें ना पूरा बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक और भी है जिसे एमएस ऑफिस कहा जाता है, और इस एमएस ऑफिस में बेसिकली 2 एप्लीकेशन है जो आपसे पूछी जाएंगी पेपर में। एक एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में लिखी हुई है वो है एमएस वर्ड, और एक एप्लीकेशन एमएस एक्सेल के नाम से। तो ये एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल वाला जो टॉपिक है ये अलग से है ना 10 क्लासेस का टॉपिक होता है, 10 क्लासेस का। समझ में आ रहा है? ये इसकी अलग से 10 क्लासेस होती हैं। आप बोलेंगे सर एक साथ क्यों नहीं बताया? एक साथ मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना फिर एमएस ऑफिस को थोड़ा टफ मानते हैं, और एग्जाम में हमारे एमएस ऑफिस ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मैं इसलिए अलग से है ना मेंशन कर रहा हूँ 10 क्लासेस को, कि इनको अलग से देखना ज़रूरी है। इसमें भले ही एक आध क्लास छोड़ दो आप, बट ये जो 10 क्लासेस होंगी ये ज़रूर देखना है आपको, ज़रूर। क्यों अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये 10 क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अलग से आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको, और देखना ही पड़ेगा अगर आपको अपने फुल में से फुल मार्क्स चाहिए तो, ठीक है ना। तो मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, और ये भी बता दूं कि ये वाला पार्ट थोड़ा टफ होता है 10 क्लासेस का, ठीक है। इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेरे को भी करनी पड़ती है और आपको भी करनी पड़ती है। तो अगर कोई कहे सर हम तो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, हम तो ऐसे ही यूं ही दे रहे हैं पेपर, हो जाएगा तो भला, ना हो जाए तो भला, तो फिर इतनी देख लेना 25 क्लासेस, ये देख के छोड़ देना उनको, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, देखना सबको है, 10 में से 10 नंबर लाने हैं, और इसी बार हमारे शरीर पर वर्दी भी चाहिए दिल्ली पुलिस की, ठीक है ना। तो फाइनली ऐसा मान के चलोगे करीब 35 यानी कि 35 क्लासेस के आसपास होंगी। आप बोलेंगे सर ज़्यादा नहीं है, देखो ज़्यादा तो नहीं है, कम की जा सकती थी ये क्लासेस, बट मैंने बहुत बार कोशिश करके देखी। मैं शॉर्ट में अगर बताने की जब कोशिश करता हूँ ना तो फिर हो नहीं पाता सिलेबस। जब हम पेपर में क्वेश्चंस देखते हैं ना तो वहाँ लगता है कि हमें थोड़े से टॉपिक को और डीप में पढ़ना चाहिए था, ताकि है ना हम हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो इसलिए मान के चलिए कि करीब करीब 35 क्लासेस तो करनी ही पड़ेंगे हमको। ऐसा हो सकता है कि आप किसी और जगह से तुलना कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो कि है ना कि सर वहाँ तो हम तो कहीं और देख रहे थे, वहाँ तो है ना 15 क्लासेस थी,
या हमने वहाँ 20 क्लासेस देखी हैं, या हमने तो सर कहीं पर 10 क्लासेस देखी हैं कंप्यूटर की, उससे ही हो जा रहा था, वहाँ पर ख़त्म करा रहे हैं। तो बेटा बात यह है कि ख़त्म कराने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो 5 क्लासेस में भी कोई ख़त्म कर देगा। और आजकल तो एक और नया तरीका चल रहा है ना क्लासेस को कराने का, वो ये है कि सामने अपने पीडीएफ फाइल खोल लो और उस पीडीएफ फाइल पर देख देख के पढ़ते रहो और सामने पढ़ाते रहो। तो ये तो कोई भी कर लेगा। ये तो 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा भी कर लेगा कि सामने पीडीएफ फाइल खोल लो और उसको देख देख के पढ़ते रहो और बोलते रहो। ठीक है, वो मेरा तरीका नहीं है। मैं हर बात जो समझाऊंगा उसको है ना लिख लिख के आपको बताऊंगा और प्रॉपर पीडीएफ फाइल भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको खुद से लिखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर पीडीएफ भी दूंगा ताकि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं उन टीचर्स की बता रहा हूँ जो केवल पीडीएफ फाइल खोल लेंगे और उसको देख देख के पढ़ते रहेंगे। अगर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा तो वो आगे समझा भी नहीं पाएंगे, ये भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उन्हें आदत लग गई है अब देख देख के पढ़ के बोलने की, जो आजकल चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आप ये मत कहना कि सर कहीं पर है ना 10 क्लास हैं, कहीं पर 15 हैं, तो आप 35 क्यों कर रहे हैं। तो देखो मैं बता दूं कि कुछ लोग हैं ना, जैसे पीडीएफ आपको दे देंगे, 2 4 5 क्लासेस करा के 10 क्लास करा के वो बोल देंगे हो गया हमारी तरफ से। तो ऐसा नहीं होता है। जब जितनी मेहनत आपको करनी है ना उतनी टीचर को भी करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होता है स्टूडेंट का। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से ना करीब करीब 35 क्लासेस में पूरी मेहनत करूंगा और हम एक नंबर भी नहीं छोड़ेंगे अपने पेपर में, 10 में से 10 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गई बात। तो फाइनली है ना इतना हमें करना ही करना है, ठीक है। चलो आगे देखो। अब मैं ना आपको आगे ये बता दूं कि देखो आपको है ना स्ट्रेटजी क्या रखनी है। जैसे कि मैंने बोला आपको कि आपको है ना 10 में से 10 नंबर ही लाने हैं पूरे के पूरे, तो प्रॉपर पूरी स्ट्रेटजी क्या होगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हमें तो केवल पीडीएफ फाइल दे दो, हम तो पीडीएफ से पढ़ लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि केवल पीडीएफ से है ना नंबर नहीं आएंगे, केवल पीडीएफ से नंबर नहीं आएंगे, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मार्केट में ना ढेर सारी किताबें भी मौजूद हैं, है ना। पीडीएफ कोई हवा में ऐसे तो बनती नहीं है, या कोई अपने दिमाग से तो पीडीएफ बनाता नहीं है। पीडीएफ में भी जो कंटेंट बनाया जाता है, लिखा जाता है, वो भी किसी न किसी किताब का ही रेफरेंस होता है नहीं। तो अगर ऐसा होता तो फिर मार्केट में ढेर सारी किताबें मौजूद हैं, आप किताब से पढ़ खुद से ही पढ़ लेते हैं। बट किताब से पढ़ के है ना एक तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, दूसरी बात ये नहीं पता चलता कि हम कितना पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं। इसीलिए एक प्रॉपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स बहुत सारे अपनाते हैं और एक प्रॉपर गाइडेंस की वजह से ही वो एग्ज़ाम को क्लियर भी करते हैं और अब है ना अपना सिलेक्शन भी लेते हैं। तो इसलिए क्लास को देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो है ना आपको बेटा थ्योरेटिकल क्लासेस जो मैं आपको दूंगा आपके बैच में, वो आपको देखनी है। सबसे पहला स्टेप, जब आप थ्योरेटिकल क्लासेस को सारी को देख लें, इसके बाद है ना सेकंड स्टेप आता है एमसीक्यू प्रैक्टिस वाला। क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कितना सीख लिया है। और तीसरा पॉइंट ये आता है कि चाहे वो थ्योरेटिकल क्लासेस हो, चाहे वो एमसीक्यू प्रैक्टिस की क्लास हो, आपको इनकी पीडीएफ फाइल भी चाहिए होगी, है ना। क्योंकि आप है ना हर बार तो क्लास देखेंगे नहीं, बार बार क्लास तो देखेंगे नहीं, क्लास आपको एक ही बार देखनी है। तो आपको पीडीएफ फाइल की भी आवश्यकता पड़ेगी ताकि आप है ना उनका प्रिंट आउट वगैरह निकाल लें, या फिर डिजिटल फॉर्म में देख लो, चाहे आप कंप्यूटर में देखो, चाहे आप प्रिंट आउट निकलवा के देखो, जैसा आपको सही लगे। तो आप पीडीएफ फाइल के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं। तो टोटल मिला के ना तीन स्टेप हैं, और इन तीनों स्टेप को है ना जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो अपने इस कंप्यूटर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल नंबर लेके आ रहे हैं। यानी आपका जो दिल्ली पुलिस का पेपर होगा, चाहे वो कांस्टेबल का होगा बेटा, चाहे वो हेड कांस्टेबल का, चाहे वो AWA TPO कोई भी पेपर हो, 10 में से 10 नंबर आपके आएंगे प्रॉपर, अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, आप तीनों स्टेप जो फॉलो करेंगे वो क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो थ्योरेटिकल क्लासेस तो आपको बैच में मिल ही जाएंगी, जो आपका बैच है इसमें क्लासेस आती जाएंगी, आपको देखना है, चाहे लाइव आके देखो, चाहे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो, जैसा आपको सही लगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ना आपको एक काम करना है,
मेरा यूट्यूब चैनल है। आज के टाइम पर है ना सभी टीचर्स के अपने यूट्यूब चैनल हैं और अनलिमिटेड तैयारी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस यूट्यूब पर आपको मिलती रहती है, जिससे आप अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो और आप है ना कनेक्ट रहते हैं सब्जेक्ट से। जैसे आप किसी भी टीचर का ले लो, चाहे मैथ वाले सर हों, चाहे इंग्लिश वाले हों, किसी भी हर टीचर ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं जिन पर वो टाइम टू टाइम पर प्रैक्टिस क्लासेस कराते रहते हैं। ठीक है, तो फाइनली है ना आपको मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं नाम लिख देता हूँ, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है और नाम है इसका कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। तो इस चैनल को है ना आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो इस चैनल पर मैंने क्या कर रखा है वो मैं आपको समझाता हूँ, सुनना जरा ध्यान से। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने। अगर है ना हम बात करें प्रैक्टिस की, तो सबसे पहले तो हमारे सामने है ना क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आना चाहिए, यानी क्वेश्चन लिखा हो इंग्लिश हिंदी भाषा में, 4 ऑप्शन होने चाहिए। हम आंसर टिक करें और आंसर टिक करने के बाद हमको तुरंत पता चल जाए कि हमारा आंसर सही था या गलत था। तो मेरे YouTube चैनल पर है ना, वहाँ जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ एक पोस्ट नाम से सेक्शन आता है। जब आप किसी की YouTube चैनल पर जाएंगे ना तो वहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो एक पोस्ट नाम का सबसे लास्ट में ऑप्शन दे रखा होगा, उस पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल एमसीक्यू फॉर्मेट में, पेपर वाली फॉर्मेट में। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको आंसर टिक करना है और हैंड टू हैंड पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। फिर उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में चले जाओ, तो किसी उस क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां पर एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपको मिल जाएगी, यानी कि जो क्वेश्चन आपने अभी अटेम्प्ट किया उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे वो क्वेश्चन है ना हमने आंसर किया या सही हुआ या गलत हुआ, वो आपको कमेंट सेक्शन में जाने पर पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो एक तो तरीका ये है। तो आप डेली बेसिस पर पूरे दिन में ना 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं, केवल 10-15 मिनट का टाइम निकाल कर आप ये काम ज़रूर करते रहिए। चाहे तो डे फर्स्ट से भी आप ये काम कर सकते हैं, पहले दिन से भी, या जब आपका सिलेबस हो जाए तब उसके बाद करना शुरू कर देना, जैसा आपको सही लगे। ठीक, एक चीज़ और है, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्ज़ाम के नाम से, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम आप देते हैं या देंगे आने वाले समय में, उसमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस की वो क्लासेस देख सकते हो। तो उनको भी अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी जब आपका एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी तब उस समय पर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दिल्ली पुलिस के नाम से कुछ मैराथन क्लासेस भी ले लूँगा। तो उन मैराथन क्लासेस में हम पीवाईक्यू को भी रख लेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखते हुए कुछ मैराथन क्लास में लूँगा, तो वो तब आपको अलग से दे दी जाएंगी, उनकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना, तो क्लासेस तो आपको बैच में देखनी ही देखनी है, उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल ज़रूर फॉलो करना मेरा, जिस पर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस टाइम टू टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आपने ना बैच के अंदर थ्योरेटिकल क्लासेस भी दे दी या देंगे आप, यूट्यूब चैनल पर आप प्रैक्टिस भी करा रहे हो कंप्यूटर की, इन दोनों की है ना पीडीएफ फाइल नहीं मिलेगी हमको, हम पीडीएफ फाइल एक्सेस कर लें। तो बेटा आपको एक तीसरा स्टेप और फॉलो करना है जो सभी बच्चे करते हैं। आप टेलीग्राम नाम की एप्लीकेशन चला ही रहे होंगे आज की डेट में, जो तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके कंप्यूटर में या स्मार्टफोन में टेलीग्राम नाम की एप्लीकेशन ज़रूर है। ठीक है, तो टेलीग्राम नाम की एप्लीकेशन पर जाओगे ना तो वहाँ पर भी मेरा एक टेलीग्राम पर चैनल है और उस चैनल का नाम है बेटा सेम कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना बस। ठीक है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से। तो जैसे कि है ना आप सभी लोग ये बोलेंगे कि सर हमने आपने है ना कोई चैप्टर कंप्लीट करा दिया, तो उस चैप्टर की है ना पीडीएफ फाइल हमको मिल जाए जिसको हम डिजिटल फॉर्म में या प्रिंट आउट निकलवा कर पढ़ लें, तो वो आपको सारी यहाँ मिलती जाएगी। ठीक है, आप बोलेंगे सर हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ फाइल दे दीजिए, तो वो पीडीएफ फाइल भी आपको यहाँ पर मिलती जाएगी। ठीक है ना, तो सिंपल सी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है जो मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस में, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में सबको ये बताते आ रहा हूँ और सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं और फुल में से फुल मार्क्स भी लेके आ रहे हैं। तो सीधा सीधा क्या करना है, सबसे पहले बैच में क्लास देखनी है, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करके रखना। जब डेट अनाउंस हो जाएगी तो दिल्ली पुलिस के नाम से अलग से पीडीएफ
और यूट्यूब पर अलग से मैराथन भी कराऊंगा। और पीडीएफ फाइल किसी भी तरीके की चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे देखो। सपोज दैट कि अगर मान लो आप सर्च करें, वैसा तो सर्च करोगे तो इजीली मिल जाएगा ये चैनल, यूट्यूब चैनल भी और टेलीग्राम चैनल भी। बट सपोज दैट अगर आपको ये ना मिले तो एक नंबर नोट कर लो, मेरा ही है, व्हाट्सएप का है, तो आप मुझे अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना। तो मेरे जो ऑफिशियल लिंक है ये यूट्यूब और टेलीग्राम वाले वो आपके पास आ जाएंगे। ये आप नोट कर लो चाहो तो, 8448832987, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप के लिए है ये। तो आप इस पर अपने बैच का नाम लिख के मैसेज कर देना, तो मेरा ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ठीक है साहब, चलो अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि आपके एग्जाम में एक्चुअल में पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा। तो देखिए मैं बता दूं कि मेरा नाम है यतेंद्र निगम, वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, पोस्टर पे लिखा हुआ आ गया होगा। ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन है बीटेक, यानी कि मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्लीट किया अपना आईटी स्ट्रीम से, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्रांच होती है बीटेक में, CSIT भी कह सकते हैं, कंप्यूटर साइंस या आईटी, तो उससे मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था। और जो मेरा बैच था वो 2007 to 11 वाला, यानी 2007 से 11 वाला मेरा बैच था। ठीक है, तो 4 साल में बीटेक कंप्लीट होती है, ये अगर आपको पता हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता तो 4 साल में बीटेक कंप्लीट होती है। फिर ये अपना बीटेक कंप्लीट करने के बाद अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो तो एक गेट का एग्ज़ाम होता है टेक्निकल लाइन में ना, काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है ये। तो मतलब आगे की फर्दर स्टडी के लिए या फिर जॉब के लिए एक एग्ज़ाम होता है गेट। तो वो मेरा 2012 वाला और 2013 वाला दोनों ही मैंने पेपर दिए थे और वो मेरा क्वालिफाइड था। ठीक है, इसके बाद है ना मैंने कुछ टाइम तक है ना आईटी कंपनी में वर्क भी किया था, और उसके बाद फाइनली मेरे को लगा कि मैं अपनी सेवाएं टीचिंग फील्ड में और बेहतर तरीके से दे सकता हूं, तो इसलिए फिर मैंने फुल टाइम टीचिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाया। और आज मुझे पढ़ाते हुए 10+ ईयर्स यानी कि 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं मेरे को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिला के पढ़ाते हुए। और इन 10 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस में ना मैंने टेक्निकल और बेसिक कंप्यूटर सब तरीके से पढ़ा है। फिलहाल आपके एग्जाम में जो कंप्यूटर पूछा जाना है वो बेसिक वाला है। ठीक है ना, तो अगर किसी को कभी टेक्निकल किसी एग्जाम की तैयारी की ज़रूरत भी पड़े तो आप विदाउट हेजिटेशन मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। तो फाइनली है ना हमें अपने एग्जाम के लिए जो कंप्यूटर पढ़ना है वो है बेसिक फंडामेंटल वाला कंप्यूटर। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रॉपर एक सिलेबस बता देता हूं। देखो जी, जब हम पेपर देने जाएंगे और हमारा जो एग्जाम या पेपर होगा तो उसमें हमें टोटल मिला के 10 क्वेश्चन फेस करने हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस 10 क्वेश्चन में टोटल जो सिलेबस है वो क्या है, तो इस सिलेबस को है ना बेसिकली 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहला वाला पार्ट कहलाता है फंडामेंटल, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, जिसको कंप्यूटर का आधारभूत कहते हैं। अगर आप ऑफिशियल पीडीएफ फाइल में देखोगे ना या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखोगे तो कुछ इसी तरीके से सिलेबस लिखा हुआ मिलेगा। बाकी ढेर सारी वेबसाइट पर ढेर सारी जो पीडीएफ हैं बना रखी हैं दिल्ली पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें कुछ भी लिख दिया है, जो मन आ रहा है वो भी लिख दिया है। इवन है ना कुछ किताबें भी बनाई गई हैं दिल्ली पुलिस के नाम से, सिलेबस के नाम से, उसमें भी पता नहीं कौन कौन से चैप्टर ऐड कर दिए हैं। तो जो एग्जामिनेशन बोर्ड आयोग के द्वारा प्रॉपर जो सिलेबस बताया गया है वो कुछ इस तरीके से जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। इससे अलग हटके कुछ भी आपको कहीं भी दिखाई दे, चाहे किसी किताब में, चाहे किसी पीडीएफ में, चाहे किसी वेबसाइट पर, वो गलत है, सही नहीं होगा वो। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जिसके लिए मैं टोटल कह रहा था आपसे कि 25 क्लासेस होंगी, 25 क्लासेस, उसको है ना बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि इस फंडामेंटल में ना आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से। इसको ना कंप्यूटर की संरचना के नाम से बोला जाता है। और इस कंप्यूटर की संरचना वाले चैप्टर में आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि कंप्यूटर है क्या चीज़। क्योंकि देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी पहले से,
और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें ना बिल्कुल शुरू से लेके चलेंगे ताकि हमें फंडामेंटल लेवल पर तैयारी भी हो, हमारी नॉलेज भी बढ़े और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी ठीक हो। तो सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो है कंप्यूटर की संरचना। यहीं से शुरू होता है कंप्यूटर हमारा। तो इसी चैप्टर में हमें बेसिक फंडामेंटल सारा पता चलेगा। इसके बाद है ना एक दूसरा चैप्टर और मैं आपको कराऊंगा जिसका नाम है मेमोरी यूनिट्स। ठीक है, जिसको मेमोरी इकाइयां कहा जाता है। ये वो चैप्टर है जिसमें बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट इनके बारे में पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं ना और उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं तो बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट पर आधारित हमें क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। तो वो इसी चैप्टर से हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है ना आपके सिलेबस में जो फंडामेंटल पार्ट दे रखा है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर। हार्डवेयर क्या है? देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर की जब बात होती है तो उसमें इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस का जिक्र होता है। यानी कि वो यंत्र, वो युक्तियां जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा अंदर दे रहे हैं, वो कंप्यूटर युक्तियां जिनसे हमें आउटपुट मिल रहा है, और वो कंप्यूटर युक्तियां या डिवाइसेस जिसमें डाटा भंडार करके रखा जाता है, तो वो सब कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर के अंदर आ जाती हैं, जिनको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। तो ये सब चीजें है ना हमारे इसी चैप्टर के अंदर आ जाएंगी, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद मैं आपको एक और चैप्टर कराऊंगा जो आपके फंडामेंटल वाले पार्ट में दे रखा है, जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। हम अक्सर जब क्वेश्चंस देखते हैं तो उन क्वेश्चंस में हमें रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रजिस्टर्स, इन सब के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली ये है क्या चीज़? रैम, रोम, वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी। तो इन सबको है ना कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है, जो किसी ना किसी तरीके से डाटा को स्टोर यानी कि भंडार करने का काम करती हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मेमोरी यूनिट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर मेमोरी, इन चारों चैप्टर को मिलाकर ही बनता है आपका फंडामेंटल या आधारभूत वाला पार्ट। समझ आ गया? अब आप बोलेंगे सर इन्हीं 4 चैप्टर की 25 क्लासेस होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें है ना एक पार्ट और है जिसको हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। आपके ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ आता है डेटा कम्युनिकेशन को पढ़कर आइए, जिसको हिंदी में कहा जाएगा डाटा का संचार। और जब डाटा का संचार की बात होगी तो इसमें बेसिकली 2 चैप्टर आते हैं। एक तो आता है इंटरनेट। ठीक है, अब देखो इंटरनेट है क्या, इंटरनेट की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, www का कॉन्सेप्ट क्या है, URL का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेब ब्राउज़र सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट क्या है, और ईमेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर आप PYQ उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी, है ना? तो इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ना है आपको, और इसके साथ साथ एक चैप्टर और होता है जिसे नेटवर्किंग कहा जाता है। नेटवर्किंग में ना जैसे राउटर क्या है, मॉडेम क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार का प्रकार क्या है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है, टोपोलॉजी क्या चीज़ होती है, IP एड्रेस, मैक एड्रेस, ये सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो है ना आपको नेटवर्किंग में पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो डाटा कम्युनिकेशन में बेसिकली 2 चैप्टर आते हैं, इंटरनेट और नेटवर्किंग। तो इन दोनों को मिलाकर है ना होती हैं टोटल 25 क्लासेस। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गई 25 क्लासेस। समझ आ गए सभी को? और बाकी जो मैंने 10 क्लासेस आपको बताई यानी कि 10 क्लासेस, तो वो तीसरा पार्ट है, दैट इज MS ऑफिस। ठीक है जी, MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप है ना दस्तावेज से संबंधित अपना कार्य करते हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना है, आपको दस्तावेज बनाने हैं, तो आप MS ऑफिस वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। और MS ऑफिस में बेसिकली 2 एप्लीकेशन है, एक MS वर्ड के नाम से और एक MS एक्सेल के नाम से। तो इन दोनों एप्लीकेशन को हम पढ़ेंगे अपने इस पार्ट में। आप बोलेंगे सर MS ऑफिस के अंदर हमने सुना है कि एक एप्लीकेशन और भी होती है जिसका नाम है MS पावर पॉइंट, तो क्या MS पावर पॉइंट हमारे सिलेबस में नहीं है? तो आंसर है नहीं है। समझ पा रहे हैं? यानी कि हमारे सिलेबस में MS पावर पॉइंट नहीं पूछा जाता है। एक बच्चे ने लिखा है सर हम 25 क्लास से केवल पढ़ें, तो मैं अभी बता दूंगा आपको
कि 25 क्लासेस को अगर आप कर लेते हैं और वो 10 क्लास वाला कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल थोड़ी सी बात और सुनिए, फिर मैं आपके डाउट्स भी लूंगा। देखो, तो मैं ये कह रहा था आपको कि कुछ लोग ये कहेंगे सर एमएस ऑफिस में तो एक एप्लीकेशन और भी होती है, एमएस पावर पॉइंट, तो किसी बुक में या फिर किसी पीडीएफ में या किसी जगह हमने पावर पॉइंट भी लिखा हुआ देखा है तो गलत लिखा है। वो उनको नॉलेज नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने पावर पॉइंट लिख दिया होगा, जबकि आपके सिलेबस में पावर पॉइंट नहीं है। आप बोलेंगे सर पढ़ लें तो बेटा अभी तक आज तक जितने भी है ना कंप्यूटर का जो शिफ्ट, मतलब आपका पेपर का जो शिफ्ट हुआ है जिसमें कंप्यूटर अलग से 10 नंबर का पूछा गया है, आज तक पावर पॉइंट का क्वेश्चन नहीं आया। तो फिर पढ़ के करोगे भी क्या, है ना। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि अगर कहीं लिखा हुआ भी है कि पावर पॉइंट पढ़ना है तो वो गलत लिख दिया है। आपके सिलेबस में केवल वर्ड और एक्सेल, केवल यही 2 टॉपिक होते हैं। समझ आ गया। तो हम है ना जैसे ही क्लासेस अपनी शुरू करेंगे, प्रॉपर सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसमें यहाँ से शुरू करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना, इसके बाद मेमोरी यूनिट्स, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर कंप्यूटर मेमोरी, फिर इसके बाद इंटरनेट की क्लास, नेटवर्किंग की क्लास, उसके बाद एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को ख़त्म करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो टोटल आपका ये सिलेबस है जो आपको अपने दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखो। तो जैसा मैंने कहा आपको, और एक बच्चे का कमेंट भी था कि सर वो 25 क्लासेस पढ़ लें शुरुआत की, तो देखो मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में केवल ये 25 क्लासेस पढ़ लो आप या देख लो, उससे फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं आपके, जब से है ना कंप्यूटर को एक अलग से सेक्शन में पूछा जा रहा है 10 नंबर का, तब से हमने यही देखा है कि ये जो है ना बेसिक फंडामेंटल और एमएस ऑफिस का रेशो यही रहता है, ये रेशो रहता है। ये वाला जो मैंने सेकंड वाला पार्ट लिखा है ना, ये है एमएस ऑफिस वाला। समझ में आ रही है बात या नहीं। यानी कि अकेली जो 10 क्लासेस हैं एमएस ऑफिस की, वर्ड और एक्सेल वाली, उसका पोर्शन ये है। यानी कि 6 क्वेश्चन आ जाएंगे एमएस ऑफिस के तो 4 क्वेश्चन फंडामेंटल के होंगे, या फिर 5 क्वेश्चन आएंगे एमएस ऑफिस के तो 5 फंडामेंटल के देंगे, या फिर 4 क्वेश्चन एमएस ऑफिस के आएंगे तो 6 फंडामेंटल के देंगे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है ये एमएस ऑफिस। तो क्या पता चल रहा है आपको, ये पता चल रहा है कि ये एमएस ऑफिस नाम का जो चैप्टर है, जिसमें हम एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल नाम की ये दोनों एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे, इस दोनों टॉपिक का अलग से वेटेज है 4 से 6 क्वेश्चंस का। समझ में आ गया बेटा। तो जो 25 क्लासेस है ना शुरुआत की, उनमें अगर कोई क्लास छोड़नी भी है आपको तो आप छोड़ भी सकते हो, बट ये जो लास्ट की 10 क्लासेस हम करेंगे जिसमें एमएस वर्ड और एक्सेल करेंगे, इन्हें नहीं छोड़ना। इनका ही वेटेज सबसे ज्यादा है। आप चाहें तो पीवाईक्यू उठा के देख लेना, किसी किसी शिफ्ट में 10 में से 4 क्वेश्चन एमएस ऑफिस के, किसी में 5 क्वेश्चन एमएस ऑफिस के, इसमें 6 क्वेश्चन एमएस ऑफिस के डाल दिए हैं। तो इस तरीके से आपका ये वेटेज रहेगा। ठीक है ना। तो मोटा मोटी बात हमें ये समझ में आ गई कि पढ़ना देखो पूरा ही है, क्योंकि अगर एमएस ऑफिस में यानी कि वर्ड और एक्सेल के 5 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन फंडामेंटल के भी तो है ना। ठीक है। तो ये वेटेज रहेगा हमारा कंप्यूटर के सिलेबस का एग्जाम में। समझ आ गया। ठीक है जी। तो मेरे को जितनी बातें बतानी थी वो सारी बातें मैं आप बता चुका हूं आपको। अब आपके डाउट्स लेते हैं और फिर इस क्लास को ख़त्म करेंगे, और अगली नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें मैं आपको बताता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, और आप समझते जाना, डाउट पूछते जाना। ठीक है जी। चलिए पूछिए अब आपके जो भी डाउट हैं। वंश ने लिखा है सर सिलेबस कितने मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। मंथ तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ क्लासेस टोटल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, करीब करीब 35 के आसपास क्लास मान लो, इसमें पूरा कर लेंगे। सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है क्या। देखो सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन पूछे तो नहीं जा रहे एग्जाम में, बट अगर आप बोलेंगे कि सर सॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ा सा है ना जानकारी दे दो, तो फिर मैं एक क्लास रख लूंगा सॉफ्टवेयर की, तो उसमें सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। ठीक है। विकास जी ने लिखा है सर लैंग्वेज क्या रहेगी। लैंग्वेज दोनों ही होती है, इंग्लिश हिंदी दोनों। देखिए जो भी मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, वो इंग्लिश प्लस हिंदी
दोनों में मिलाकर होगा। बट जैसा कि आपको पता ही है कि जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ना वो इंग्लिश में ज़्यादा है, हिंदी में नहीं होता कंप्यूटर। वो एक अलग बात है कि हिंदी में पूरा ट्रांसलेशन करके आपको दिया जा सकता है, वह जब चीज़ें आपको समझाई जाएंगी तो वो दोनों ही भाषा में होंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। प्रॉपर हिंदी में हो नहीं सकता, और इंग्लिश में हम खुद नहीं चाहेंगे कि आपको समझाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना इंग्लिश में प्रॉपर कंप्यूटर को समझ नहीं पाते। क्योंकि बात यह है ना कि देखो, जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा वो सब तो हिंदी में ही है, जैसे मैं इतनी देर से हिंदी ही बोल रहा हूँ, अंग्रेजी तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा। बट जो बोर्ड पे लिखा जाएगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख देंगे। पर जहाँ जिन शब्दों का हिंदी होता ही नहीं है तो उसका हिंदी क्या लिखेंगे। जैसे सपोज दैट कि मैं आपको इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और वहां पर एक शब्द है मॉडेम, इसके बारे में जानकारी दे रहा था, तो चाहे तो मॉडेम को इंग्लिश में लिख दो, चाहे मॉडेम को हिंदी में लिख दो, दोनों में एक ही चीज लिखी जाएगी, मॉडेम मॉडेम। तो इसे फिर लिखने की जरूरत क्या पड़ रही है, चाहे तो एक हिंदी में लिख दूं चाहे इंग्लिश में लिख दूं, एक ही बात है ना। बट सपोज दैट कि मैं आपको है ना कुछ समझा रहा हूं और उसमें एक शब्द आता है इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन शब्द का है ना प्रॉपर हिंदी होता है, तो मैं वहां पर अनुदेश जरूर लिखूंगा ब्रैकेट में, ये जरूर लिखूंगा, ठीक है ना। बट अगर किसी शब्द का हिंदी होता ही नहीं है तो भी ना लिखें तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिला के पढ़ाएंगे। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ज्यादा होती है कंप्यूटर में, ठीक है। दोनों मिला के पढ़ाएंगे, ना तो ज्यादा इंग्लिश को तवज्जो देंगे ना ही हिंदी को ज्यादा तवज्जो देंगे। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हमारे बैच में करीब करीब 50-60% लोग या 70% तक लोग वो होते हैं जो थोड़ी इंग्लिश में चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबका ध्यान रखेंगे और अपनी क्लास में कंटेंट कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एक बच्चे ने लिखा है सर क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा डीप में आते हैं क्या। देखो बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं कहूँगा, बट बात ये है ना कि जिसको कंप्यूटर आता ही नहीं है तो उसके लिए तो कंप्यूटर का ABCD भी डीप में ही लगेगा ना। भाई सीधी सी बात है, जब आप है ना इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, या चलो किसी व्यक्ति को इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते हैं जिसने इंग्लिश का कभी भी ABCD ना पढ़ा हो, तो उसे तो इंग्लिश का ABCD भी टफ लगेगा ना। बताओ, है नहीं। अब जैसे मैं आपको है ना एक क्वेश्चन देता हूं, सभी लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ये आपका ना दिल्ली पुलिस में ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस एग्जाम में जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उसमें आया हुआ एक क्वेश्चन है। अब बताना, जैसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बताइए इसका आउटपुट क्या निकलेगा या इसका आंसर क्या निकलेगा। इक्वल टू का साइन लग रहा था, यहाँ लिखा है फैक्ट ब्रैकेट में 0 प्लस यहाँ लिख रहा था फैक्ट और ब्रैकेट में लिखा था 3, ऐसे कुछ था क्वेश्चन। और पूछ रहा था बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे थे। अब बताना क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि ये क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है या फिर टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अरुण वासुदेव जी ने लिखा है सर आपसे पढ़कर फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है, सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे। बिल्कुल लेके रहेंगे मेरे भाई, और इस बार ही लेके रहेंगे, चिंता मत करिए। तो जितनी मेहनत है ना मैं आपके साथ करूं, जितने सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं, उतने सिंपल तरीके से आपको समझना है और उतने ही सिंपल तरीके से आपको तैयारी करनी है। ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं करना कि जल्दबाजी के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ कर लो, गुड़ गोबर कर दो, ये भी नहीं करना है। आराम आराम से तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो, क्योंकि अभी कोई डेट अनाउंस हुई नहीं है, तो आपके पास अच्छा खासा समय है। तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, अब मैं पहले इसका आंसर बता देता हूँ। देखो भाई, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में, ये एक्चुअली MS एक्सेल का क्वेश्चन है। तो मैंने बताया ना एक्सेल और वर्ड के क्वेश्चन भी अक्सर पूछ देखने को मिलता है हमें पेपर में। तो बेसिकली इसमें करना क्या, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन था और ये एक्सेल का एक फॉर्मूला होता है, फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल, वो वाला क्वेश्चन था ये। तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, आपने फैक्टोरियल भी निकाले होंगे, तो आपको पता होगा कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैथ में आपने पढ़ी ली होगी, है ना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1 और फैक्टोरियल 3 अगर आप निकालोगे तो ये निकलेगा 3 × 2 × 1, है ना। तो 3 दूनी 6 एकम 6 और दोनों को आपस में जोड़ दो, यहाँ से 6 बनेगा, यहाँ 1, यानी कि टोटल क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये हमारा सही आंसर होगा। अब जिस किसी को भी है ना अगर मान लो थोड़ा बहुत भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में तो उसे तो टफ लगेगा।
बस जिसको पता है पहले से कि फैक्ट का मतलब फैक्टोरियल होता है, तुरंत चुटकी बजाते ही निकाल देगा इसका आंसर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि जिसको पहले से नॉलेज है, जिसने अच्छे से तैयारी कर रखी है, उनको तो चीज़ें आसान लगेंगी, है ना। और जिसने पढ़ा ही नहीं है कभी, तो उसे तो बहुत टफ लगेगा। ये बात ध्यान रखिए। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कुछ बीटेक लेवल का पूछ रहे हैं, पूछ फंडामेंटल रहे हैं, पर किसी के लिए वही फंडामेंटल टफ लगता है, किसी को वही फंडामेंटल इजी लगता है। ये बात आती है बस। ठीक है। और और पूछे, कोई डाउट है किसी का? मयंक त्यागी जी ने लिखा है, सर आपने 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पढ़ाया था, वहां नोट्स काम कर देंगे? हाँ देखो, अगर मैंने कहीं पर आपको पढ़ाया है किसी बैच में और आपने वहां पर नोट्स प्रॉपर बनाए थे, तो वो भी काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभय ने लिखा है, सर जी के जीएस की क्लास कब से होगी? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मेरे को। जी के जीएस में पढ़ा नहीं रहा, तो मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में। और पूछिए। सर बिहार पुलिस का कोर्स कब से स्टार्ट होगा? इसके बारे में जानकारी नहीं है मेरे को। देखो, जो है ना, मेरे सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ पूछना हो वो पूछिए। इस बैच के बारे में पूछना हो तो पूछ सकते हैं, है ना। बैच में भी मेरी क्लास, मेरे सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि जैसे आपने पूछा अभी, किसी ने, मयंक ने या किसी ने पूछा था कि जी के जीएस की क्लास कब से होंगी, तो मेरे को नहीं पता ना उसके बारे में। आप इसके लिए सीधे हेल्पलाइन से बात करो, हेल्पलाइन से पूछो जी के जीएस की क्लास कब से होंगी। मेरे को तो बस आपके बैच में ना केवल कंप्यूटर पढ़ाने के लिए बोला गया है। मैं अपनी शिद्दत से पढ़ाऊंगा और आपको समझाऊंगा, और जो मेरे साथ साथ रहेगा, जैसे गाइड कर रहा हूँ वैसे चलेगा, 10 में से 10 नंबर दिलवा के मानूंगा, इस बात की गारंटी है। सर सेफ स्कोर कितना होता है? सेफ स्कोर होता है 10 में से 10, और वो हम ला के रहेंगे। मानवेंद्र सिंह ने लिखा है, सर जय हिंद सर, आई एम एक्स सर्विस मैन। आपको भी जय हिंद। सर नोट्स कैसे बनाए? नोट्स मैंने, देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आपको लिखने की इच्छा है, आप चाहते हैं कि है ना मेरे साथ साथ लिखें, चाहे लाइव क्लास में, चाहे क्लास को बाद में देखते हुए लिखें, तो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो। बट अगर आपको लिखने का मन नहीं है, तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा जिसकी जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूं। सर शॉर्टकट की पूछा जाता है कि नहीं? बिल्कुल पूछा जाता है। तो शॉर्टकट की है ना, देखो मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाएगी, ये ध्यान रखिए, शॉर्टकट की अगर एग्जाम में पूछी जानी है तो वो इन्हीं दोनों टॉपिक की होती है। या तो वो एमएस वर्ड की पूछेंगे शॉर्टकट की, या एमएस एक्सेल की पूछेंगे, इन्हीं दोनों की शॉर्टकट की पूछी जाएगी। मोहित ने लिखा है, सर कंप्यूटर सिक्योरिटी वाला चैप्टर नहीं पढ़ना क्या? देखो, कंप्यूटर सिक्योरिटी वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया नहीं है, और हमने ऐसे कोई क्वेश्चन भी नहीं देखे कंप्यूटर सिक्योरिटी वाले। फिर भी अगर आपको लगे कि सर हमें तो कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़ना है, हमें तो जानना है कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन ये सब क्या होते हैं, तो वो जो मैं टेलीग्राम चैनल की जानकारी आपको दे रहा था, वहाँ पर है ना कंप्यूटर सिक्योरिटी नाम की एक पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, उसमें से पढ़ लेना। प्रॉपर इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो जब आप पढ़ेंगे उन पीडीएफ को, तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। कुछ ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। आकाश जी ने लिखा है, सर आप बहुत सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरे भाई। सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ओनली कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, प्लीज रिप्लाई। देखो, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, और ये सबके लिए ये बात बोल रहा हूं कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ब्लाइंड तैयारी नहीं करनी भाई। आप सबसे पहले तो उसका सिलेबस देखा करो। आप सबसे पहले तो ये देखा करो कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं। ये आपको खुद से भी करना चाहिए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका हमने बैच भी ले लिया है, और हमने उसके बारे में अभी तक यही नहीं देखा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो ये बहुत गड़बड़ बात है, बहुत खराब बात है। आप मेहनत करो भाई, मेहनत से वर्दी मिल रही है, ऐसी हवा में नहीं मिल रही है। अगर 50% टीचर एफर्ट दे रहा है आपको, तो 50 आपका होना चाहिए, तब आपके शरीर पर वर्दी आएगी, आपको सिलेक्शन मिलेगा। समझ रहे नहीं? तो पहले तो आप यही देखो, किसी बैच को ले लिया आपने और अभी तक यही नहीं देखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितने कितने मार्क्स क्या आ रहे हैं, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, बताने को मैं बता दूंगा, और मेरे से पहले और भी बाकी जो टीचर्स हैं जिनकी क्लास इस बैच में हो चुकी है, उन्होंने भी बता दिया होगा।
आप इस बैच की इंट्रोडक्शन क्लास देखोगे ना तो वहां पे भी बता चुके हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, सब बता चुके हैं। एक क्वेश्चन लिखा सर आपकी राइटिंग अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू जी। मैं पूरी कोशिश करता हूं साफ लिखूं ताकि आपको साफ दिखाई दे। सर बैच हिंदी में होगा, अभी तो बताया था हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा का इस्तेमाल करेंगे। मोनिया मलिक ने लिखा है सर कंप्यूटर में 10 आउट ऑफ 10 लेके आएंगे। बिल्कुल लेके आएंगे, आप चिंता मत करिए। जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी मैं भी करूंगा, और मिल के है ना देखना, हमारी जो मेहनत होगी उससे 10 में से 10 नंबर ही आएंगे। आप चिंता मत करिए, एक बार जुड़ के देखिए, एक बार जैसे मैं रोड मैप बता रहा हूँ आपको, गाइडेंस दे रहा हूँ, उसको फॉलो करिए बस। एक तो 1 घंटे की क्लास होगी आपकी पर डे, मंडे टू फ्राइडे, और पूरे दिन में ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का मेरा यूट्यूब प्रैक्टिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, 10-15 मिनट समझ लो कि टाइम पास करने के लिए गए थे, जैसे रील देखते हैं उसी तरीके से। और वहाँ पर जो पोस्ट वाला सेक्शन है, जैसे पहले कम्युनिटी लिखा हुआ आता था यूट्यूब चैनल पर, अब वहाँ पोस्ट लिखा हुआ आता है। अब उस पोस्ट वाले सेक्शन में जाना और वहाँ जो क्वेश्चन देखे हैं बस ट्राई मारना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर आप ना दे पाए, क्या दिक्कत है, पेपर थोड़ी है, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। केवल 10-15 मिनट मेरे यूट्यूब चैनल पर आप समय बिता दीजिए और देखना 10 में से 10 नंबर ना आए तो। ठीक है, अब एक लास्ट कमेंट और है ना हम डिस्कस करेंगे, फिर अगली क्लास से अपना चैप्टर वाइज प्रॉपर तैयारी करेंगे। और लास्ट कमेंट ये है कि सर कोई बुक बता दीजिए। देखो मैं आपको बता दूं कि बुक लेने की वैसे तो आपको ज़रूरत है नहीं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी किताब को लेने की, क्योंकि मैं आपको जो क्लास में कंटेंट मतलब पढ़ाऊंगा या मैं प्रैक्टिस के लिए आपको जो भी दूंगा वो उतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी पीडीएफ की आपको प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत पड़े तो एमसीक्यू वाले जो पीडीएफ हैं उनकी निकाल लेना, ठीक है ना, बस। फिर भी अगर आप बोलें नहीं सर हम तो किताब लेना ही लेना चाहते हैं, हमारी तो जिद है कि हम किताब लेंगे ही लेंगे, तो फिर आप एक काम कर लेना, कोई एमसीक्यू की बुक ले लेना जो आपको सही लगे। मैं सजेशन इसलिए नहीं देता हूँ किताब का, क्योंकि मैंने सारी सब पब्लिकेशन की किताब देख रखी हैं। कौन कौन से, ल्यूसेंट, अरिहंत, यूथ पब्लिकेशन है ना, और पिनेकल, और पता नहीं कौन कौन सी किताब आती है, इनमें 50% मान के चलो गलत लिखा हुआ है। या तो थ्योरी गलत लिखी है, या फिर क्वेश्चन गलत है, या फिर ऑप्शन गलत है, या आंसर की गलत है। इसलिए मैं बुक रिकमेंडेशन कभी नहीं देता किसी को। आपको जो लेनी है वो ले लेना, कहीं पे भी डाउट आए, कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में फंसे तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो, तो आज है ना इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे और अपना सिलेबस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सभी को इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए और इस क्लास को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।